नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा में चर्चा होगी हिंदी की। हिंदी भाषा दिनों दिन बढ़ रही है, वो देश में ही नहीं विदेशों में भी जा रही है और उसका डंका सुनाई पड़ने लगा है। प्रचार और प्रसार माध्यमों की बात करें तो वहाँ की भी वो महारानी बन रही है। बात करें अगर संपर्क भाषा के तौर पर उसकी लोकप्रियता की बात करें तो जाहिर है वो बहुत लोकप्रिय है और संपर्क की भाषा भी बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी की चुनौतियां ये खत्म हो गई। शायद यहाँ से उसकी चुनौतियां शुरू होती हैं, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि शिक्षा में खास तौर से हिंदी भाषा का कितना प्रयोग हो रहा है, विज्ञान में, तकनीकी में हिंदी कहाँ पर है और राष्ट्रभाषा के रूप में क्या हम उसे प्रतिष्ठा दिलवा सके हैं। इन तमाम मसलों पर आज बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन बैठी है और हमारे विशिष्ट मेहमान बैठे हैं। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी हैं, जो कि लेखक हैं और हिंदी के बड़े समर्थक हैं। आपका स्वागत है। मृदुला गर्ग जी हमारे साथ हैं, जानी मानी हिंदी की साहित्यकार। बहुत बहुत स्वागत मृदुला जी। अरुण महेश्वरी जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन से। बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। कमर वाहिद नकवी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। आपका स्वागत है। प्रमोद जोशी जी हमारे साथ हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। और विनीत कुमार हमारे साथ हैं, प्राध्यापक और हिंदी के ब्लॉगर। तो तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे, पर इससे पहले हिंदी की स्थिति आज क्या है और क्या कुछ उसके सामने चुनौतियां आज खड़ी हुई हैं, आइए उस पर एक छोटा सा पैकेज देख लें। हिंदी को लेकर शायद हम अब कुछ आश्वस्त हो चुके हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व हिंदी की दशा, दिशा और दुर्दशा के नाम पर जो स्यापा होता था, वो अब हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य के चिंतन मनन में तब्दील हो चुका है। पहले की अपेक्षा अब हिंदी की स्थिति बदल गई है। हिंदी पहले से ज्यादा मजबूत है, उसका भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई देता है। स्वाभाविक तौर से किसी भाषा की स्थिति 4 बातों से ही जानी जाती है। पहला, जनमानस में भाषा की पैठ और प्रतिष्ठा, जीविका के लिए उपयोगिता, प्रसार माध्यमों में उसका चलन और आखिर में अन्य भाषाओं के आवश्यक शब्दों को समाहित कर लेने की उसकी क्षमता। इन चारों ही मानकों पर हिंदी की स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत है। आज हिंदी भाषी प्रदेशों की समस्त शासकीय सेवाओं और समस्त केंद्रीय सेवाओं में हिंदी के माध्यम से प्रवेश संभव है। सेना के जवानों सहित समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी सीखना अनिवार्य है। हिंदी जीविका या रोजगार का साधन बन चुकी है। पत्रकारिता और समाचार चैनलों में हिंदी की धूम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोड़कर बाकी अनेक दफ्तरों में हिंदी में कार्य संपन्न होते देखे जा सकते हैं। हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द लगातार समाहित हो रहे हैं। सोशल मीडिया में हिंदी का बोलबाला है। इंटरनेट और मोबाइल के जरिए हिंदी का जबरदस्त प्रयोग हो रहा है। हिंदी आसानी से टाइप हो रही है। हिंदी के समाचार पत्रों और उसके पढ़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। विगत 1.5-2 दशकों से विदेशों में भी हिंदी का प्रसार तेजी से हुआ है। 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और बाजारवादी स्पर्धा में आगे रहने की लालच में हिंदी में क्रैश कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। फिर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हिंदी को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की भाषा बनाना, हिंदी को उच्च न्यायालयों में स्थापित करना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के समुचित और व्यवहारिक स्थान पर प्रतिष्ठित कराना अभी बाकी है। वैश्विक स्तर पर देखें तो इसमें दो राय नहीं कि हिंदी की प्रतिस्पर्धा आज अंग्रेजी, मैंडरिन, स्पेनिश, अरेबिक आदि भाषाओं से है, जिनके पास हमसे कहीं अधिक संसाधन मौजूद हैं। तो माना जाता है कि अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद अब हिंदी का ही बोलबाला होने वाला है। क्या है हिंदी की स्थिति और क्या वाकई हिंदी का ज़माना है? आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी बैठे हैं, जो कि लेखक भी हैं और हिंदी के बड़े समर्थक हैं और बड़ा काम किया आपने हिंदी को, खासतौर से यूपीएससी के एग्जाम में हिंदी भाषा को लाने में। प्रेमपाल जी, आप बताइए कि आज के भारत में हिंदी की जो स्थिति है उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो उसका स्थान था है वो मिलता है, या आपको लगता है अभी उसमें कमी है? मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा कि बहुत अच्छी हो रही है और बार बार उसमें विदेशों की चर्चा हुई कि 100 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, मुझे लगता है कि शायद हमें सोचने की ज़रूरत है कि हिंदी बढ़ रही है। भारत महाद्वीप की एक बड़ी जनसंख्या है, बाजार है दुनिया के लिए, तो वहाँ तो बढ़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर कोई हिंदी की बहुत अच्छी स्थिति है। और मैं इसे आप अपने रोज़मर्रा के अनुभव से आप जान सकते हैं। इस स्टूडियो में जो बैठे हुए बच्चे हैं, जरा आप इनसे पूछिएगा कि किसी लेखक को पढ़ा है, इन्होंने पाठ्यक्रम के अलावा नहीं पढ़ा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कोठारी समिति ने अपनी संस्तुतियाँ दी थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए,
तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र में लगभग 20% हिंदी माध्यम में पढ़ रहे थे। आज पता कीजिए कितना पढ़ रहे हैं, गायब हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पेरिफेरी के कॉलेज थे वहाँ भी माध्यम नहीं बचा। पिछले दिनों देश के हिंदी राज्यों के विश्वविद्यालयों में जाना होता है। जयपुर में विद्यार्थी कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है कि आप अंग्रेजी माध्यम लीजिए। दिल्ली के स्कूलों में जाना होता है, पाठ्यक्रम के अलावा उनके पास कोई हिंदी की किताब नहीं होती। अच्छा है कि आज यहाँ प्रकाशक भी हैं, बदला जी भी हैं, बड़े से बड़े लेखक को नहीं कोई जानता। मुझे शायद एक चेतन भगत की किताब आई है, माँ बाप हाफ गर्लफ्रेंड को खरीद के ला के देते हैं लेकिन हिंदी की किसी किताब को ला के नहीं देते। शायद 80 के दशक में अगर ऐसी कोई किताब हमारे हाथों में होती थी तो शायद हमारे माँ बाप हमें किसी मतलब ये मानते थे कि शायद बच्चा बिगड़ रहा है। आज उसको अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मुझे लगता है कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दोबारा से उन्होंने रेखांकित किया कि अंग्रेजी, चीनी और उसके बाद में, यानी कि भविष्योन्मुखी बात उन्होंने कही है। अब वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए और क्या क्या कदम उठाए जाए उसका भी उन्होंने संकेत दिया है। तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे आश्वस्त रहने की ज़रूरत नहीं है और न इतने एक नशे में डूबने की कि हिंदी बढ़ रही है। हिंदी बढ़ नहीं रही, मैं कहूँगा हिंदी घट रही है और 0 लेवल तक आ रही है। मृदुला गर्ग जी हमारे साथ हैं, जाने माने साहित्यकार। मृदुला जी अभी कह रहे हैं कि साहित्यकारों को कोई पहचानता नहीं, उनकी किताबें लोग पढ़ते नहीं। कितने लोग हैं जो हिंदी के साहित्यकारों को जानते, पहचानते, पढ़ते हैं, माँ बाप दिलवाते नहीं है। ये जो स्थिति है, क्या आप वाकई ये मानती हैं कि इससे ये भी एक पैमाना तो है ही किसी भाषा की समृद्धि को जानने का? आप कहाँ पाती हैं हिंदी को? नहीं, साहित्य से सिर्फ आप उसका निर्णय नहीं ले सकते कि साहित्य कितना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। साहित्य तो नहीं पढ़ते, और जब पढ़ना चाहते हैं तो कोई दुकानें ही नहीं है जहाँ पर हिंदी की साहित्यिक किताबें आसानी से खरीदी जा सकें। सबसे बड़ी कमी मैं समझती हूँ कि ये है। हमारे यहाँ इतनी अकादमियाँ हैं, तरह तरह के काम होते हैं, पुरस्कार देते हैं, कोई किताबों की दुकान खोलने की नहीं सोचता, न सरकार न कोई और उद्योगपति। तो किताबें मिलेंगी नहीं आसानी से तो कैसे पढ़ेंगे। जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, वो कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है वो इतना नीरस और उपदेशात्मक होता है कि वो हिंदी साहित्य से विमुख हो जाते हैं। एक ये भी बड़ा कारण है। मैं समझती हूँ कि पाठ्यक्रम को इस तरह बनाना चाहिए, हिंदी के पाठ्यक्रम को, कि बच्चों को उसमें दिलचस्पी आए। हाल में एक मेरा लेख NCERT में लगा था, तो इतने बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता था, मैं कहीं जाऊँ तो मुझे पहचानते थे कि कोई मनोरंजक चीज़ पढ़ने को मिली, ये वो बार बार कहते थे, मगर मेरा नाम वो नहीं जानते। 20 साल पहले सड़क पर भी मेरा नाम लोग जानते थे, अगर पनवाड़ी से मेरा पता पूछते तो वो बतला सकता था, मगर आज ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। वो अंग्रेज़ी के भी सिर्फ चेतन भगत वगैरह को ही जानते हैं, किसी अच्छे लेखक को वो नहीं जानते। तो मतलब ये तो ह्रास हो रहा है समाज के, अपने समाज का ह्रास हो रहा है, मगर उसमें भी हिंदी को लेकर पढ़ने की बिल्कुल जिज्ञासा ही नहीं है मन में बच्चों के। बल्कि अगर कभी अंग्रेज़ी का टीचर कहता है कि भाई तुम हिंदी का ये पढ़ो, कुछ पढ़ो, तो उन्हें कुछ आश्चर्य सा होता है कि हिंदी के लेखक की क्यों बात कर रहा है। मैं अपने कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे बहुत पाठक मिले, मगर मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे वो पाठक घट रहे हैं। और उसमें बहुत मेरे ख्याल से एक गलती प्रकाशकों की भी है कि फिर वही होता है कि प्रकाशक से अगर आप पूछें कि किस दुकान पर किताब मिलेगी तो वो कहते हैं हमारी वेबसाइट से मंगा लें। तो उतना धीरज नहीं होता लोगों में, जो आसानी से उपलब्ध होती है, अंग्रेज़ी की किताब आसानी से उपलब्ध होती है, उसी को ख़रीद लेते हैं। एक ये बड़ी कमी है। और सबसे मैं समझती हूँ कि साहित्य से इतर बात करनी चाहिए हिंदी के बारे में, और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदी के माध्यम से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त होती। विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, वो हिंदी के माध्यम से नहीं प्राप्त होती, और हिंदी के माध्यम से आपको बेहतर रोज़गार भी नहीं मिलता। तो भाषा वही सीखता है कोई भी इंसान जिससे रोज़गार प्राप्त हो। तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उन्नति करे तो उसे शुरू से अंग्रेज़ी सिखाते हैं, और बच्चा चाहता भी है हिंदी में बोलना तो शायद उसको इतना वो नहीं प्रोत्साहित करने के बजाय उसको हतोत्साहित ही करते हैं। हतोत्साहित करते हैं। हमारे साथ अरुण महेश्वरी जी हैं वाणी प्रकाशन से। अरुण जी, जैसे कि अभी कह रही हैं मृदुला जी कि
पहले तो आपको साधुवाद देना चाहिए कि आप इतने बरसों बरस से प्रकाशन में लगे हुए हैं, हिंदी की पुस्तकें छाप रहे हैं। वो कह रही हैं कि आजकल तो कोई प्रकाशक बनना नहीं चाहता। लेकिन ये बताइए कि क्या वस्तुस्थिति क्या है, मतलब कितनी किताबें छप रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि इतनी निराशाजनक स्थिति नहीं है। हिंदी एक बहुत विशाल प्रदेश की भाषा है और जिसके पाठक पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हैं। किताबें हिंदी की सदियों से छप रही हैं और आ रही हैं। अभी सबसे अंतिम बात थी पीढ़ियों की, कि नई पीढ़ियां भी उसमें आ रही हैं और पढ़ी लिखी पीढ़ियां आ रही हैं जो नए तरीके से हिंदी या भारतीय भाषाओं के काम में अपने आप को समर्पित कर रही हैं। पढ़ाई भी इसी तरह की हुई है कि भाषाओं को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये समस्या हमारी नहीं है, भाषा कैसे बचे, पूरे विश्व की है और ये चलती रहती है समस्या, लेकिन इसके उपाय भी होते रहते हैं। रही बात कि हिंदी आखिर हम पाठक को क्या दे रहे हैं, होता ये कि हिंदी एक हमारे इस भारतवर्ष जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये उसकी एक प्रमुख भाषा है, जिसके अंदर होता ये है, इसके अंदर जैसा हमने अपना अनुभव ये किया है कि एक पीढ़ी आई, उसने पढ़ा, उसकी एक शिक्षा का उच्च स्तर प्राप्त किया, फिर वो अंग्रेजी पढ़ने लगी और फिर उसके बाद लौट के फिर अपनी जड़ों की तरफ आई। लेकिन इसी बीच में साक्षरता बढ़ी, आबादी बढ़ी, फिर नए पाठक आए, नई किताबें पढ़ी गई, फिर वही प्रेमचंद, वही नई किताबें, या और मृदुला जी की किताब चितकोबरा, न जाने कितने सदियों कितने दशकों से बच्चों ने, सबने, बड़े छोटों ने पढ़ी है। प्रेमपाल जी की किताब किसने नहीं पढ़ी है? सामने हमारे विनीत जी बैठे हैं, इन्होंने मंडी में मीडिया किताब लिखी, कितने लोगों ने पढ़ी और कितनी चर्चा में आई वो किताब। ऐसा नहीं है यहाँ जितने लोग बैठे हुए होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ हिंदी का पढ़ा है। चलो पाठ्य पुस्तक पढ़ी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक भी तो साहित्य ही है। कुछ ना कुछ से बात नहीं बनती ना, भाषा समृद्ध कैसे होगी? कुछ ना कुछ पे ही अगर हम रह जाएंगे। मतलब देखिए, कुछ पढ़ा गया, आपका समृद्धि की बात की है, पहले पढ़ना होता है, पहले उन्होंने पढ़ा, उसके बाद इसमें से सारे, मान लीजिए यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं, उनको 2 की रुचि जगी कि वो हिंदी पढ़ेंगे, उन्होंने हिंदी के लिए आगे बढ़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हिंदी को ही पढ़े, क्यों पढ़ें, और भी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। तो हिंदी एक जिसकी रुचि हो वो पढ़े, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि हिंदी में साहित्य नहीं है, हिंदी में किताब, आज गूगल पर, आज ये फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन पर, सब पर हिंदी की किताबें हैं। यदि दुकानें नहीं है, एक सबसे बड़ी समस्या हमारी है, प्रकाशकों की और पाठकों की और लेखकों की सबसे बड़ी समस्या। आज हमारे पास विपुल मात्रा में साहित्य है, विशाल साहित्य है, जो वर्ल्ड लेवल का साहित्य हमारे पास है, लेकिन हमारी समस्या आती है कि हमारे पास दुकानें नहीं हैं। ये सबसे बड़ी समस्या, नो डाउट। लेकिन इसका उपाय भी हमारे पास है। इसका उपाय हमारे पास है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किताबें कभी मंगा लीजिए। अभी मैं 2 दिन पहले इलाहाबाद में एक दुकान पर बैठा हुआ था, तो वहाँ एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के पाठक आए, उन्होंने किताबें 2-2 कॉपी खरीदी किताबों की, एक दिव्या किताब खरीदी, एक पिंजर खरीदी। तो मैंने कहा भाई 2 किताबें क्या करेंगे? बोले साहब एक मैं रखूँगा, एक कोई आएगा जो इसे मेरी पसंद को देख के मुझसे ले जाएगा, तो मैं अपनी किताब दे दूंगा, उसे किताब दे दूंगा। तो ऐसा हिंदी पाठक खूब है, लेकिन महानगरों में ही मत ढूंढिए उनको। बिल्कुल, महानगरों में शायद वो थोड़ा सा गुम नजर आता है। हमारे साथ कमल भाई नकवी साहब हैं, जो कि टीवी का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव रखते हैं, पूर्व संपादक रहे हैं। नकवी साहब, ये बताइए कि अगर हम जब बात करते हैं कि हिंदी रोजगार की भाषा बन रही है, इसका मतलब कि उसका भविष्य उज्जवल है, और हम जानते हैं कि प्रचार प्रसार माध्यमों में तो हिंदी महारानी बनकर बैठी हुई है, और बड़े बड़े अंग्रेजी के पत्रकार भी हिंदी में अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तो ये वाला जो पक्ष है हिंदी का, उसको देख के तो लगता है कि वाकई हिंदी जो है वो उसका भविष्य उज्जवल है। हाँ जी हाँ, मैं कम से कम इस मामले में जो मैं बात कहने वाला हूँ वो थोड़ी काफ़ी आशावादी बात कहने वाला हूँ। जी। और आशावादी बात इसलिए कहने वाला हूँ कि अभी गूगल ने आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले साल गूगल पर जो हिंदी का कंटेंट है वो इंटरनेट पे वो उसमें 94% की वृद्धि हुई है। 1 साल के अंदर इंटरनेट पे हिंदी के कंटेंट में 94% की वृद्धि हुई है। उसके मुकाबले अंग्रेजी के कंटेंट में 19% की वृद्धि हुई। अच्छा। एक दूसरी बात, जो हमारा पूरा टीवी का यूनिवर्स है, इस टीवी के यूनिवर्स में जो हिंदी का शेयर है, हिंदी देखने वाले, चाहे वह सिनेमा चैनल देखने वाले हों, चाहे इंटरटेनमेंट चैनल देखने वाले हों, चाहे न्यूज़ चैनल देखने वाले हों, ये शेयर कुल मिलाकर के 55% के आसपास है। ठीक है, करीब 31% जनरल इंटरटेनमेंट, 13.5% सिनेमा, 3.7% न्यूज़, उसके बाद स्पोर्ट्स, किड्स, इंटरटेनमेंट, इसका शेयर जोड़ लें
तो ये 52-53% के आसपास आता है। तो पूरे टेलीविज़न के का जो स्पेस है उस पर हिंदी का कब्जा है। जो दूसरा सबसे बड़ा चंक है वो है रीजनल भाषाई उनका, ठीक है। प्रिंट में आप जाइए तो प्रिंट में जितने अखबार और पत्रिकाएं रजिस्टर्ड हैं उसमें 40% हिंदी में है, 47% भाषा में है। तो इन सब स्पेस में हिंदी है। और आप हिंदी के जो अखबार हैं, आज के जो अखबार हैं वो जिनका सालाना मुनाफा 200 करोड़ से लेके 400-500 करोड़ के बीच में आने लगा है इस समय, तो वो अखबार बिक रहे हैं, उन्हें मुनाफा हो रहा है। तो कुल मिला के जो संवाद का जो लेवल है, कम्युनिकेशन का, वहाँ तो हिंदी बहुत बहुत मजबूत स्थिति में है और बहुत पैसा कमा रही है। और हिंदी में ग्रोथ होगी आगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण, और वो इंटरनेट के ज़रिए बहुत ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि अभी देश में करीब 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं और करीब 30 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 2017 तक ये संख्या जाने वाली है 50 करोड़ तक इंटरनेट यूज़र, और हर इंटरनेट यूज़र में 20% लोग जो है वो हिंदी में बात करते हैं। तो अब जो भी इंटरनेट बढ़ेगा वो हिंदी में बढ़ेगा। अंग्रेजी में तो जिसके पास था वो हो गया, हिंदी वाले साधन संपन्न नहीं थे, तो अब इंटरनेट का जो भी विस्तार है वो हिंदी में होना, अंग्रेजी में नहीं होना। तो इसलिए इंटरनेट के जरिए हिंदी का बाजार खुल रहा है। तो जैसे अभी जो अरुण जी कह रहे थे कि भाई आप दुकानें नहीं है तो इंटरनेट पे आप बेच सकते हैं, तो इसलिए अगर हिंदी में अच्छा कंटेंट बने और उसको किया, और क्योंकि सोशल मीडिया एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो है वो हिंदी का अच्छा प्रचार कर सकते हैं। लोग, मैं देखता हूँ बहुत से लेखक हैं वो अपनी किताबें वहाँ डालते हैं और उसके जरिए बिकती हैं। जी हाँ, प्रकाशक तो मिलते नहीं तो वो उसी पे ही अपना, ऐसा नहीं, तो है, बहुत सारे लोग हैं, छप गई किताब, उसका जो पब्लिसिटी सोशल मीडिया पर करते हैं उसके जरिए लोग खरीद रहे हैं। तो इसलिए हिंदी का जो है वो अच्छा विस्तार है। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि साहब पाकिस्तान तक हिंदी पहुंच गई। 2012 में वहाँ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था और प्रधानमंत्री परवेज राजा अशरफ वहाँ उपस्थित हुए और उनके मुंह से निकल गया कि मुझ पर विश्वास कीजिए। इस पर वहाँ बड़ा बवाल हुआ कि साहब विश्वास कीजिए, ये कैसे बोल दिया प्रधानमंत्री ने। तो केवल विश्वास नहीं, वहाँ पाकिस्तान में जो नई पीढ़ी है वो चूंकि भारत का टीवी, भारत का सिनेमा देख रही है, तो विश्वास, आशीर्वाद, पत्नी, रक्षा, देश, इस तरह के तमाम शब्द वो उनके चलन में है। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रमोद जोशी जी हैं। प्रमोद जोशी जी, कल प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए जैसे हिंदी बंगला हो गई, हिंदी तमिल हो गई, हिंदी डोगरी हो गई, कि शब्दों का लेन देन हम भाषाओं में करें, इससे भाषा समृद्ध होगी। तो आप बताइए इस दृष्टिकोण से भी, और हिंदी का ज़माना है जैसे हम कह रहे हैं, आपको क्या वाकई लगता है हिंदी का ज़माना है? देखिए बिल्कुल है, हिंदी का ज़माना, आप लोगों की बात से भी पता लगता है जी। पर इसमें दो बातें आपके सामने आ रही हैं कि हिंदी बोली जाने वाली हिंदी और सुनी जाने वाली हिंदी अलग है, और पढ़ी जाने वाली और लिखी जाने वाली हिंदी, दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। तो लिखी और पढ़ी जाने वाली की कुछ समस्याएं हैं, सारी समस्याएं वही नहीं हैं पर कुछ समस्याएं हैं। दूसरा, एक आपने कहा कि भारत के संपर्क की भाषा, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है कि वो कई भाषाओं का, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यह है, मैं शुरू में लखनऊ में था तो वहाँ दक्षिण भारतीय भाषाओं का एक विद्यालय है, चंद्रभानु गुप्त वहाँ पर हुए, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, मैंने और जगह कहीं देखी। तो 4 दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, उसमें मैंने भी मलयालम पढ़ी है शुरू के दिनों में। और मुझे लगता है कि दक्षिण भारतीय प्रचार, जो हिंदी प्रचार सभाएं हमने बनाई थी, वो तभी सफल होंगी जब हम उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। तो वरना क्या होगा कि एक प्रकार की, क्योंकि हमने जो हिंदी की जो आज बात कर रहे हैं उसमें राजभाषा को लेकर के कई दिक्कतें हैं। हिंदी को कल अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने का प्रयास करेंगे तब सबसे पहले हमारे देश के ही कुछ हिस्सों से विरोध होगा, क्योंकि उनको इस हिंदी को लेकर के कुछ आपत्तियां हैं। तो बेहतर हो कि पहले तो हिंदी का ये जो प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न, इसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा की ताकत, लगभग 1000 साल से हिंदी का विकास हुआ है जिस अब इस रूप में है, और लगभग 1000 साल में ही अंग्रेजी का विकास हुआ है जिस रूप में। और जिस वक्त हिंदी शुरुआती 1000 वर्ष में थी उस समय अंग्रेजी गंवारों की भाषा मानी जाती थी। आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज़्यादा कारोबारी भाषा के रूप में है। हिंदी भी जब तक भारत का कारोबारी और राजनीतिक या जो भी आर्थिक शक्ति है
अगर उसका विकास होगा तो हिंदी स्वाभाविक रूप से वो जगह पाएगी। जैसे भारत से बाहर, भारत में भी लगभग 60 करोड़ के आसपास, नकवी जी 50 करोड़ कह रहे हैं, पर क्योंकि हमारे जनगणना के अभी आंकड़े आए नहीं हैं 2011 के बाद के जो भाषा के आंकड़े हैं, हम 2001 की जनगणना के आधार पर बात कर रहे हैं। और होता क्या है कि कई भाषाओं को बोलने वाले दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भी भाषाएं बताते हैं, और 2 करोड़ से ऊपर हिंदी बोलने वाले भारत से बाहर हैं। यूरोप की कई भाषाओं के बोलने वाले 2 करोड़ नहीं हैं, उनसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। ये सब ताकत को बता रहा है। लेकिन यह है कि मनोरंजन और राजनीति दो में हिंदी निर्विवाद रूप से है, निर्विवाद रूप से। जैसे टेलीविजन में जो मनोरंजन का टेलीविजन है या जो राजनीति की भाषा, पर दर्शन, साहित्य और जो गंभीर विषय हैं उसमें, या विज्ञान, उसमें हिंदी में बहुत कुछ किया जाना बाकी। एक विश्वकोश नहीं है हिंदी में जिसको कि हम कह सकें। मलयालम में कई विश्वकोश हैं, एक विश्वकोश तो 23-24 खंड का है, और हिंदी में 3 खंड का विश्वकोश जो शुरू में बनाया गया था उसको शायद रिवाइज भी नहीं किया गया। जी, विनीत हमारे साथ हैं, ब्लॉगर हैं। विनीत, ये बताइए कि सोशल मीडिया की बात करें, इन मंचों की बात करें तो हिंदी काफ़ी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है और ब्लॉगिंग भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। तो अगर हम थोड़ा डिजिटल रूप पे बात करें और सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर आप हिंदी के वर्चस्व को आज कैसे देखते हैं? पहली बात तो एक चीज़ साफ कर दूं कि हमारे बाकी के जितने वक्ता हैं उतनी समझ मेरी साफ नहीं है। मेरा अनुभव बहुत मिला जुला है, कभी खुशी कभी गम जैसा है। तो वर्चुअल स्पेस और प्रिंट दोनों का मेरा जो अनुभव है, वर्चुअल स्पेस पे सोशल मीडिया पर मुझे रोज़ 10 से 11 हज़ार लोग पढ़ते हैं, और जितनी टिप्पणियाँ और जितने मेल आते हैं अगर मैं दिन भर जवाब देने लगूँ तो कम पड़ जाएंगे। लेकिन उसी आदमी की लिखी हुई किताब जब बाज़ार में आती है तो वो आंकड़ा 1 साल में 500 भी पार नहीं करता है। यानी जहाँ से मुझे पैसा आना चाहिए, जहाँ से मेरा जीवन चलना चाहिए, वहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या 500 से भी कम है। और जहाँ से हिंदी का विकास होना चाहिए, जहाँ से हिंदी का प्रसार होना चाहिए, 8-9 हज़ार लोग मेरे सोशल मीडिया के, मेरे ब्लॉग पर, मेरे फेसबुक पर टिप्पणी करते हैं। तो मैं हिंदी का विकास और विस्तार तो हो रहा है, लेकिन इसमें मैं जोड़ूं कि हिंदी का है जमाना, हिंदी वालों का भी है जमाना। क्या लगाएं साथ में? नीलम जी, मैंने 8 साल से ये कोशिश की कि वर्चुअल स्पेस पर लिखते हुए मुझे इतने संसाधन मिल जाएं कि मुझे कोई दूसरा काम ना करना पड़े। और मैं अभी तक इसलिए लिख पा रहा हूं सोशल मीडिया में क्योंकि मैं लगातार कोई दूसरा काम कर रहा हूं। 8 सालों में मैंने एक व्याकरण खोजने की कोशिश की कि उस व्याकरण के तहत मेरा जीवन चल जाए और अतिरिक्त मुझे कोई काम करना ना पड़े, जिसमें कि मैं घोर असफल रहा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हिंदी का हम विस्तार तो कर रहे हैं, तब तक करेंगे जब तक कि हमारे जीविकोपार्जन का जो साधन है, तरीका है, वो दूसरा मिले। 2 चीजें मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। एक कि अंतिम उत्पाद के रूप में तो हिंदी लोगों के बीच दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन उस उत्पाद के लोगों तक, हिंदी एक उत्पाद के रूप में, इस पर भी विवाद हो सकता है, लेकिन हिंदी एक उत्पाद के रूप में लोगों के बीच तो आ रही है, लेकिन वहां तक आने की जो पूरी प्रक्रिया है वो हिंदी वालों के सिरे से गुजर कर नहीं जाती है। आप किसी भी अखबार में, किसी भी हिंदी चैनल में नौकरी के लिए जाते हैं, आपसे पहले हिंदी में स्क्रिप्ट लिखने नहीं कहा जाता है, आपको किसी एपीटीएन राइटर की फीड दी जाती है, उसका अनुवाद करने के लिए कहा जाता है, और आपको अनिवार्यता बायलिंगुअल होना होगा। एक चीज। दूसरी चीज कि हम अकादमिक लोग हिंदी को हमेशा व्याकरण और उसकी शुद्धता से देखते हैं, लेकिन अब ये व्याकरण से नहीं, भाषा व्याकरण से नहीं, भाषा प्रबंधन से चल रहा है। और ये हिंदी जो चल रही है, जो बन रही है, जो लोगों के बीच में है, वो मैनेजमेंट के लोग, वो बिजनेस के लोग, वो इकोनॉमिक्स के लोग निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मुगालते में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जो आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मैं सहमत हूँ जोशी जी की बात से कि मनोरंजन की भाषा हिंदी है, लेकिन ज्ञान की भाषा, सामाजिक विज्ञान के विमर्श की भाषा हिंदी नहीं है, जिस पर कि हमें सोचना चाहिए। जी, बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर हमें सोचना होगा। अगर हम वाकई ये मानते हैं कि हिंदी का है ज़माना, तो थोड़ा सा चिंतन मनन ज़्यादा करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं चर्चा में। आप देखते रहिए कार्यक्रम। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बढ़ा कदम तू,
बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है, बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम। ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है, ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन, बढ़ा कदम। आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी का है ज़माना। आइए ज़रा अपने जो हमारे यहाँ जनता जनार्दन बैठी है उनसे जानें कि वाकई क्या ज़माना हिंदी का है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी दुरुस्त होना पड़ेगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। जी, आप बताइए, पहले तो ये बताइए हिंदी का ज़माना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। कहाँ पे ज़माना नहीं लगता आपको? नहीं लगता क्योंकि उसके प्रचार में इतनी तरह कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो कि चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी तरह प्रचार कर, उसमें कुछ प्रतिशत ये इसके हिंदी के प्रचार में करे तो बहुत अच्छा होगा। आप हिंदी भाषी नहीं लगते मुझे, है ना? नहीं लगते, पर मैंने सीख लिया। क्या बात हम दक्षिण में हिंदी भारत प्रचार सभा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो नहीं हो तो मैं हिंदी सीख नहीं सकता। और मेरे पिताजी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो हिंदी सीख नहीं सके, पर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, क्योंकि ये देश की भाषा है। क्या बात है। जब ओबामा जी हम भारत देश में आके नमस्ते कर सकते हैं, क्यों हम बाकी देश वाले हिंदी सीख नहीं सकते हैं? यही मेरा बहुत बड़ी सवाल आपने पूछा। मैम, मेरा ये सुझाव है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं हम हिंदी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी भाषी होते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो जो प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, उसमें मैथमेटिकल प्लस हिंदी को यदि इंट्रोड्यूस करें तो वो उससे काफ़ी रोजगार मिलेगा, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये मुझे लगता है संभव है। जी, ओके। हाँ, बोलो। मेरे ख्याल से जो मल्टीनेशनल कंपनी जो ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में आई हैं, इसमें उनका मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देते हैं ये लोग, तो हिंदी भाषा को इतना महत्व नहीं दिया जाता। मतलब अगर आपके माँ बाप भी कहते हैं कि इंग्लिश अगर आती है तो चल जाएगा काम, हिंदी नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में आ रही हैं ये सब इंग्लिश की डिमांड करते हैं, हिंदी की डिमांड नहीं करते हैं। ओके, जी, हाँ बोलिए। अगर हम हिंदी की बात करें तो जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम सबसे पहले बात होती है इंग्लिश आती है आपको? हिंदी के बारे में कोई पूछता ही नहीं हमसे। तो जब बात हिंदी की हो रही है, हिंदी अगर इतनी फेमस आ रही है तो ऑफकोर्स हमें हिंदी में हर चीज़ अपनी चीज़ों को देखना चाहिए। और हिंदी का आजकल ज़माना है कि मनोरंजन से हर चीज़ जुड़ी है और सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से ही मिल रही है। तो ज़्यादातर हम इंग्लिश में ना जाके अपने हिंदी भाषा को बनाएं और इसको और ऊपर तक लेके जाएं। जी, एक ये रिएक्शन और। हाँ बोलिए। मैम, बचपन से ही हमें ये कहा जाता रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल में जाना है। हमारे माँ बाप भी हमें यही कहते थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि हिंदी नहीं भी आती तो चल जाएगा, और हिंदी हम तब तक बोलते हैं जब तक हमें उसका अंग्रेजी शब्द का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हम हिंदी पूरी बोलते ही नहीं है। हम, जैसा कि सर ने कहा था, कि हम मिली जुली हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हम पूरी तरीके से बोल ही नहीं रहे हैं। ओके, प्रियंपाल जी ये बताइए, जो बात कर रहे हैं कि तकनीक की भाषा नहीं बन पाई है या ज्ञान की भाषा नहीं बन पा रही है, शिक्षा की भाषा हिंदी नहीं बन पा रही, क्या पेचीदगियां हैं इसकी? क्या ये इतना मुश्किल कार्य है जिसे हम कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर आपको याद हो तो 60 और 70 के दशक तक हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, और आप उसको धर्मयुग और साप्ताहिक उससे भी देख सकते हैं। विश्वविद्यालयों का माध्यम था। 80 के आसपास जब सिविल सर्विसेज की एक परीक्षा में शुरू की गई तो उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी, बिहार ग्रंथ अकादमी ने, मैकमिलन ने, सैकड़ों हजारों किताबें आई। उसके बाद का दौर शुरू होता है कि अंग्रेजी के नुक्कड़ स्कूलों का, और पिछले 20 सालों में तो वो लगभग गायब हो गई है हिंदी। तो कहाँ तो 80 के दशक के बाद हम ये सोचते थे कि चिकित्सा की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हम
अपनी भाषाओं में करेंगे। कहाँ ये हुआ कि अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल की भी अंग्रेजी में आ गई। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछले 5 साल का दिल्ली विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड देख लीजिएगा। विनीत नौजवान जानता होगा, बिहार और यूपी के छात्र आते हैं, 50% से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी रटते हैं, कोचिंग करते हैं, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं सुधरता। कहाँ गई महात्मा गांधी की बातें, कहाँ गई लोहिया जी की बातें? तो ये प्रगति नहीं है, ये हिंदी की दुर्गति है। मिथिला जी, ये जो माइंडसेट है हमारा वो अभी तक वो उपनिवेशी दौर का ही चल रहा है, खासतौर से अंग्रेजी और हिंदी को लेके जो हम भेदभाव करते हैं कि अंग्रेजी वाला ज़्यादा अच्छा, हिंदी वाला बेचारा, ये चीज़ जा नहीं रही है। भले ही हमने उसे स्थापित करा हो और लोकप्रिय भाषा बनी है, लेकिन ये चीज़ अभी भी जा नहीं रही। उपनिवेशी मानसिकता ब्रिटेन से संबंधित नहीं है, ये अमेरिका का वर्चस्व है। ये जो 80 के बाद सब कुछ हुआ है वो अमेरिका का वर्चस्व है। और अंग्रेज़ी जो बोली जाती है पूरे विश्व में आज, क्यों वो जो समृद्ध भाषाएं थी जर्मन, फ्रेंच, उनसे आगे बढ़ गई है? क्योंकि वो कारोबार की भाषा है और वो कारोबार की भाषा अमेरिका के चलते बनी है। उपनिवेशी मानसिकता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें व्यवसाय चलाने हैं, व्यापार चलाने हैं। मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। नकवी साहब ने कहा कि 94% वृद्धि हुई है इंटरनेट में, तो पहले कितना था ये तो देखें। तब तो अगर 1 था तो उसका में 2 हो गया तो 100% वृद्धि हो गई, और अगर पहले 100 था और 105 हुआ तो सिर्फ 5% वृद्धि हुई। आज मैं इंटरनेट पे देख रही थी जापानी प्रधानमंत्री का नाम, तो हिंदी में कहीं नहीं मिला मुझे, अच्छा, अंग्रेजी में मिलता गया। मैं देख रही थी कि नागरिक कानून भारतवर्ष में सबसे पहले कब आया, हिंदी में कहीं नहीं मिला, अंग्रेजी में ही मिला मुझे, 1954 में वो बना था। तो ऐसी चीज़ें, मेरे अपने बारे में विकिपीडिया में सब गलत जानकारी दी हुई है। अच्छा। तो हिंदी में, और हिंदी में एक बात ये होती है कि आप देखिए कोई भी सूचना पढ़ देखिए, हिज्जे गलत होंगे। हाँ। और कोई इस बात को महत्व नहीं देता। हाँ। एक बड़ी दिलचस्प बात एक जापानी मिज़ुकामी साहब ने कही कि ये जो बड़ी मशहूर फिल्म बनी थी धूम 3, उसमें वो लिखता था तेरी ऐसी की तैसी, चोर लिख के जाता था। जो ऐसी है उसमें ए के ऊपर 2 मात्राएं हैं। ओहो। अगर इतनी बड़ी गलती एक इतनी बड़ी फिल्म में, जिसमें सैकड़ों लोग मिलके उन्होंने उस फिल्म को बनाया होगा, उसमें अभिषेक बच्चन भी हैं, किसी को हिंदी नहीं आती क्या? मतलब किसी को एतराज नहीं है, हिंदी में सब चलता है। विनीत ठीक कह रहे हैं, हिंदी ज्ञान की भाषा है ही नहीं। और जहाँ तक ब्लॉग पर आपको टिप्पणियाँ आती हैं, आपको मुबारकबाद, मगर वो किस तरह की टिप्पणियाँ होती हैं हम जानते हैं। वो टिप्पणियाँ, मैं कुछ भी लिख देती हूँ फेसबुक पर तो 100 लोगों की आ जाती हैं। उनको महत्व नहीं दिया जा सकता। आपको महत्व देना होगा कि ज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। और साहित्य नहीं, सिर्फ साहित्य नहीं, कोई भी हिंदी में पुस्तक अंग्रेजी की तुलना में पढ़ी जाती है। ओके जी, हाँ बोलिए। से मेरठ के ऐसे सुदूर गांव से आता हूँ कि मेरा जो प्राथमिक विद्यालय वो मतलब प्राइमरी जो मेरी शिक्षा हुई वो एक प्राथमिक विद्यालय से हुई जो सरकारी स्कूल था। तो आज जब मैं इस ग्लोबलाइजेशन में प्रवेश करता हूँ तो 3-4 जगह मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं, 2-3 जगह सफल भी हूँ। अबाउट योर सेल्फ, कभी ये नहीं पूछा जाता अपने बारे में बताओ, लेकिन बाद में अब एक गांव का क्षेत्र का बच्चा क्या हिंदी सीख पाएगा? तो हिंदी के लिए बहुत टफ है। तो ग्लोबलाइजेशन में मेरा एक रिक्वेस्ट सरकार से भी है और सब लोग से भी है कि हिंदी ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे देश जुड़ जाए। ओके जी, पीछे ही मैम बैठी हैं, उनको दीजिए। हाँ, नमस्कार सभी को। हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मदर टंग की बात करते हैं, बच्चा अपने परिवार से लेकर आता है इस भाषा को। लेकिन अगर हम आज के परिवारों की बात करें और आज की जनरेशन की बात करें तो हट गया है बिल्कुल ये चलन। घर से ये कहा जाता है कि बच्चा जब बड़ा हो तो उसे यहाँ मत आओ, कम हेयर गो देयर। बच्चा हिंदी के वर्ड सीखे ही ना, अगर सीखेगा तो कुछ इंसल्ट हो जाएगी, या फिर समाज में हम उठने बैठने लायक नहीं बचेंगे, या कुछ कम मतलब हमारी जो प्रेस्टीज है वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, मानसिकता को दूर करना पड़ेगा। 2 लाइन की बोलना चाहती हूँ मैं इसके साथ ही। यदि हम नहीं देंगे हिंदी संस्कृत को सम्मान, यदि हम नहीं देंगे हिंदी संस्कृत को सम्मान, तो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय पूजनीय संस्कृति का कैसे होगा मान? धन्यवाद। सही सवाल उठा रहे हैं आप जी, बोलिए। मैं बात करना चाहती हूँ हिंदी भाषा की। और अगर जब हम स्टूडेंट्स कॉलेज में होते हैं तो एक मीडियम बोलते हैं कि आप कौन सा चूज़ करोगे इसमें, तो मोस्टली सब प्रेफर करते हैं इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो स्टूडेंट है वो आजकल दबा फील कर रहा है, अपने आप को महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि इंग्लिश वाले की ज़्यादा वैल्यू है हमसे और हिंदी वाला खुद को कम समझ रहा है। क्यों? क्योंकि मजाक में बच्चे बोल देते हैं, अगर एक भी स्पेल मिस्टेक हो जाता है
तो बोलते हैं क्या तुम हिंदी मीडियम हो, ये बात की जाती है उनसे। तो वो थोड़ा इंसल्टेड फील नहीं करता। और हमें बोलना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आपको शर्माना नहीं चाहिए, हमें इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, इधर दीजिए माइक। हाँ, जैसे कि आज हम हिंदी की सभी को नमस्ते, और जैसे हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में बच्चा नमस्ते नहीं करता, सुबह उठ के प्रणाम नहीं करेगा, पैर नहीं छुएगा, सबसे पहले वो कहेगा गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। तो माँ बाप भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, मेरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। और हिंदी की बारे में बात होगा नमस्ते, डोंट से लाइक दिस, स्पीक इन इंग्लिश। ओहो, क्या डांट है। सभी को नमस्कार। सही है। मैं अपना हिंदी का दर्द एक कविता में व्यक्त करना चाहूंगा। भाई साहब, 2 अटल जी लाइनों की में एक बस। कविता है, 2 बनने लाइनों चली विश्व भाषा जो, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, यह देख के दुनिया हंसी, यह देख के दुनिया हंसी, हिंदी दा बनते चपरासी, अधिकारी सारे अंग्रेजी में, यह देख के दुनिया हंसी, यह देख के दुनिया हंसी। थैंक यू, वेरी गुड। धन्यवाद। जी तो हाँ, एक अपने बात साथी मैं को और बस कहना चाहूंगा प्लीज। और कि संभ्रांत वर्ग की भाषा हाँ जी। आज इंग्लिश है, हाँ। हिंदी नहीं। जो दो मराठी भाषी मिलते हैं तो आपस में मराठी में बात करते हैं, 2 तेलुगु भाषी मिलते हैं तो आपस में तेलुगु में बात करते हैं, लेकिन जब 2 हिंदी भाषी मिलते हैं तो अंग्रेजी में आपस बात में करते अंग्रेजी में बात करते हैं, यह कि कोई पड़ोसी सुन ना ले। ओके जी हाँ, बोलिए। हिंदी को जब तक ज़रूरत की भाषा नहीं बनाएंगे, रोजी रोटी से जोड़ के नहीं इसको जोड़ेंगे, तब तक हम इसका पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाएंगे। ये आज हिंदी जो भी स्थापित है, गरीब मजदूर, रेहड़ी वाले जो मजदूर जो यहाँ से वहाँ जाते हैं, जो उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई। जी हाँ, बोलिए। मेरा मानना ये है कि हिंदी के विस्तार को लेकर जो भी मनोरंजन और समाचारों के माध्यम पर जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हिंदी भाषी एक बहुत बड़ा बाजार है और उन हिंदी भाषियों को बाजार के रूप में तो इस्तेमाल किया जा रहा है, पर उन हिंदी भाषियों के ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जी इधर दीजिए। हाँ, हिंदी जो एक वर्तमान में जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ पर जैसे यूपीएससी जैसा बड़ा बोर्ड है, इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, वहाँ पर भी अनुवाद संबंधी इतनी सारी मिस्टेक होती हैं, इतनी सारी गलतियाँ होती हैं कि कोई भी छात्र जो है वह हिंदी मीडियम वाला कर ही नहीं पाता। उसके अलावा मेंस जो होता है उसके अंदर इंग्लिश को कंपलसरी रखा गया है और उसकी इतनी कठोर रखी जाती है, इतनी टफ शब्द रखे जाते हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। जी इधर लास्ट। हाँ, बस। हाँ। मेरा सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूँ, आज हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं और सब कुछ, हम एक इंटरनेशनल होने के चक्कर में हम अपनी राष्ट्रीयता भी खोते जा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओके, हम अपनी राष्ट्रीयता भी खो रहे हैं। आप बोलेंगे? अच्छा, आप नहीं बोले। इधर चलेंगे हम लोग, हमारे साथ में कुछ और यहाँ पर महिलाएं काफी बैठी हैं। जी बताइए, बोलिए। बताइए। मैंने जितनी भी राय सुनी है, अभी ज़रूरत है, आवश्यकता है आशावादी बनने की। मैं खुद बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से हिंदी के नाटक हों, चाहे हिंदी की कविताएं हों, हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो अब आवश्यकता है, ये नहीं कहने की कि नहीं हो रहा, आवश्यकता है मिलकर आगे बढ़ने की। वरिष्ठ जो ज्ञाता है वो मिलकर युवा पीढ़ी के साथ हिंदी के प्रति कार्य करें और हिंदी को आगे बढ़ाएं और आत्मविश्वासी रहें कि हिंदी आगे बढ़ेगी। चलिए, आपके आशावाद पर ही दुनिया कायम है। बोलिए। हेलो मैम, एक्चुअली मैम ने जैसा बोला कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उन पर दबाव रहता है कि उनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, बट रियलिटी बहुत सारी जगह ये होती है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, बट हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे रहते हैं उनको जिनको एटलीस्ट हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है। सही सवाल, सही बात। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब ये तय किया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल वर्क की लैंग्वेज माना जाएगा, तब इंग्लिश की अनिवार्यता की तरफ ध्यान दिया गया। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसकी अनिवार्यता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ओके जी, इधर दीजिए माइक। हिंदी लैंग्वेज को स्टेटस के साथ भी जोड़ा जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपकी फैमिली का स्टेटस हाई है, एंड अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप किसी लो स्टेटस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ बच्चे हैं जिनको ये बताते हुए भी शर्म आती है कि हम हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो बताइए। ओके। हाँ, मैं दरअसल मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। अच्छा। मैं कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ। तो मुझे जो लगता है कि अगर आप ऐसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बना रहे हैं, हिंदी में आप सारे कार्यक्रमों को करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए कि आप, जैसे हमारे स्कूल्स में हिंदी सिखाए नहीं जाते थे सरकारी स्कूल में, तो हमें यहाँ आके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तो इसीलिए मेरा सलाह ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में भी हर जगह में हिंदुस्तान में इवनली आप हिंदी को पहले ग्रास रूट लेवल से शुरू करिए, तभी ये मुमकिन होगा।
मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा सवाल ये है कि हिंदी को हमेशा साहित्य से क्यों जोड़ा जाता है? साहित्य के बाहर भी हिंदी है। दूसरा कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कभी भी हमें कोई भी हम पत्रिका नहीं मिलती है। जैसे मैं नाम लूँगी फ्रंट लाइन है, वो बहुत अच्छा हमें कंटेंट देती है, सामग्री देती है, मगर ऐसी कोई पत्रिका मुझे आज तक नहीं मिली है। तहलका होगी वो बहुत थोड़ा देगी, मगर जो एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए वो मुझे आज तक नहीं मिलती। और आपने कहा बेचारगी का एहसास होता है, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, मतलब मैं पत्रकारिता कर रही हूँ हिंदी में, मुझे बेचारगी का एहसास रोज़ कराया जाता है। हाँ नहीं, मैं प्रमोद जोशी जी से पूछना चाहूँगी। प्रमोद जोशी जी जो कह रही है कि हिंदी में आपको अच्छा सामग्री मिलती नहीं, पत्रिकाओं के रूप में अंग्रेजी से अगर आप तुलना करें तो वो कह रही है कि उसके मुकाबले ठहरती नहीं। हाँ, ये इनकी इस बात से एक अंश तक मैं सहमत हूँ, पर अखबार जो व्यावसायिक अखबार हैं, उन व्यावसायिक अखबारों का जो आमतौर पर अपना सामग्री का चयन है वो अपने पाठकों से सर्वेक्षण वगैरह करने के बाद तय करते हैं। अगर आप गौर करें तो पिछले 20 साल में अखबारों के जो सामग्री चयन में काफ़ी बदलाव आया है। ख़ासतौर से हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो जो संपादकीय पेज हैं उनमें अंग्रेजी के लेखकों की संख्या बढ़ी है, जैसे चेतन भगत की उसमें बढ़ी है उपन्यास लेखन में। इसका कारण कुछ तो बाजार है, कुछ हमारे पाठकों का भी कहीं दोष होगा, या मैं समझता हूँ उनकी शिक्षा में कोई कमी है। और तीसरी बात यह है कि व्यावसायिक रूप से हिंदी के अखबार समृद्ध भले ही हुए हैं, लेकिन जो कॉलम की स्पेस है अंग्रेजी के अखबारों के पास जितनी है वो हिंदी के मुकाबले अभी ज़्यादा हिंदी में कम है। अरुण जी, ये जो पत्रिकाएं, खासतौर से पत्रिकाएं अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं जो पहले आती थी वो तो अब आती नहीं, तो उसकी भी एक कमी कहीं ना कहीं खलती है पाठक को। ये जो आज का समय है, आज हमारे यहाँ 600 पत्रिकाएं निकलती हैं, लगभग 600। और जहाँ तक ये अभी इन्होंने प्रश्न किया किसी ने कि ये यदि हम नहीं, यदि हम कोई ऐसे समाज विज्ञान के साथ में जोड़ के देखें, अब इस समय बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। मेरे ख्याल से यहाँ जो बात हो रही है उसमें सूचना का अभाव सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है। जानकारियाँ नहीं हैं। प्रतिमान पत्रिका हमने निकाली है जो CSDS के साथ में, और हिंदी की पहली ऐसी पत्रिका है जो आपको इतना सारा सोशल साइंस और लिटरेचर और फिल्म सिनेमा सबके बारे में जानकारी देगी। एक बड़ी पत्रिका है। इसी प्रकार से बाजार में जैसे नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भारत सरकार ने बनाया, जो जिसमें कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और तरह तरह की इस तरह की वैज्ञानिक किताबों का अनुवाद होके आ रहे हैं। क्योंकि वास्तव में एक कमी ये जरूर है कि हमारे पास शब्दावली अभी पूरी नहीं है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है जो शब्दावली बना रहा है, अभी तैयार हो रही है। देखिए, हिंदी आज़ादी के बाद से आपको हिंदी को मान के चलिए कि जो तकनीकी साहित्य है या जो दर्शन या जो एकेडमिक साहित्य है वो, या एकेडमिक किताबें जो हैं, या एकेडमिक की जो गंभीरता आनी चाहिए, वो आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और सबसे मजबूत बात आज के दिन पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो आज हमारे यहाँ हिंदी की मजबूत है। हम अमेरिका में जाके हिंदी बोलते हैं या हमारे यहाँ से कोई बोलता है। ठीक बात है जी। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बोलते हैं, मगर हिंदी का उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग हिंदी पखवाड़े में ही क्यों करते हैं? ओके, अच्छा ठीक है, जवाब लेंगे बाद में। हाँ बोलिए जी। मैं आगरा से हूँ। हाँ, मैं वहाँ किसी भी दुकान पे जाती थी तो हिंदी में आसानी से पुस्तकें मिल जाती थी, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे नहीं मिलती हैं। और सर ने जैसे बोला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिल जाती हैं, तो हर किसी के पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो हम तो ढूंढते ही रह जाते हैं। हाँ, ढूंढते ही रह जाते हैं। और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। मैम, जैसे आज है जो हिंदी के लेखक हैं वो सामने ही नहीं आना चाहते हैं, अपने जो बुक हैं उनको प्रचार ही नहीं करना चाहते हैं। जो इंग्लिश के लेखक है जैसे चेतन भगत, अमर्त्य सेन, वो सामने आकर अपना प्रचार करते हैं, तभी लोग जान पाते हैं कि उन्होंने ये बुक लिखी है ये। लेकिन हिंदी के लेखक सामने ही नहीं आते, तो हम पता कैसे चलेगा कि हिंदी में क्या आ रहा है क्या नहीं? ओके, पता कैसे चलेगा? जी हाँ बोलिए। सब ने कुछ ना कुछ बोल दिया है। मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कॉन्वेंट स्कूल के कंपैरिजन में हिंदी मीडियम के स्कूल्स बहुत कम हैं। ओके, एक बस लास्ट हाथ। अच्छा आप मैम, हाँ बोलिए जल्दी। अभी मैंने सारी चर्चा सुनी, इस पे मेरा मानना, जहाँ तक मेरी सोच है कि हमारे पास इच्छा शक्ति का अभाव है कि हम कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। यदि हम हिंदी की पत्रिकाएं देखने लगें तो आजकल जहानवी और नवनीत बहुत अच्छी हिंदी की और भी बहुत सारी पत्रिकाएं, ये मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, और इनका मूल्य भी बहुत कम है। वार्षिक यदि हम लें आजकल तो 100 रुपये प्रति मास के हिसाब से मिले। आप कह रही हैं हमारी अपनी इच्छा शक्ति में भी थोड़ी कमी है। कुछ हद तक हमारी इच्छा शक्ति की भी कमी है। हम पाश्चात्य भी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदी का प्रसार हो। हिंदी का प्रसार हो जी। एक लास्ट हाथ यहाँ से उठाया, इनकी बात खत्म करेंगे और ब्रेक लेंगे। हाँ बोलिए।
मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज़ादी के बाद से हम लोग हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास अभी तक सक्षम क्यों नहीं हुआ? 60 साल बहुत लंबे समय होते हैं। जी, तो बता रही हैं कि आज़ादी के बाद से अब तक हम क्यों नहीं ये जो प्रयास हमारा था इसमें कामयाब हम क्यों नहीं हो पाए। लेकिन एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे, ये हमें ज़रूर विश्वास भी रखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं, अपने विशेष मेहमानों की राय लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1965 जब पूरा भारत हुआ एकजुट, एक राष्ट्र के संकल्प के आगे दुश्मन ने टेके घुटने। आज हम दे रहे हैं श्रद्धांजलि हमारी सेनाओं की वीरता को। आइए 1965 के युद्ध में भारत की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। स्वागत है राजपथ पर लगने वाली एक प्रदर्शनी शौर्यांजलि में। कितनी चीनी? 1.5 चम्मच? नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे डायबिटीज है। आपने अपनी खान पान की आदतों को नियंत्रण में रखा है, ये अच्छा है। मधुमेह के रोगी के लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, मधुमेह का असर सारे शरीर पर होता है, खास तौर पर आँखों पर। इससे अंधे भी हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो दृष्टि सुरक्षा पर अवश्य ध्यान दें। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञ से अपनी आँखों की जाँच करवाएं। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चुनौतियां हिंदी के सामने अभी भी मुंह बाए खड़ी हैं, जिनके बारे में हमें सोच विचार करना होगा। और जैसे कि अभी प्रेमपाल जी ने पहले कहा था कि हिंदी संपर्क की भाषा है, लोकप्रिय भाषा है, प्रभाव भी बढ़ रहा है, लेकिन हमें इसके नशे में चूर नहीं हो जाना चाहिए। विनीत, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासतौर से आगे के लिए हिंदी की राह जो है, उसका जो रास्ता है वो उज्जवल हो, इसके लिए क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? दो छोटी छोटी बात ये कि हिंदी सेवा से जो हम ग्रसित हैं और हमें लगता है कि हिंदी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं या छाप रहे हैं तो हम बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, इससे मुक्त होना होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले अखबार जो है वो 200-500 कुछ भी देते थे और लेख छपवाते थे। अब वो पूरा आधा पेज जो है ब्लॉक से उठाकर छापते हैं, पता तक नहीं चलता। हमें इंदौर से, मेरठ से, मुरैना से, भटिंडा से लोग फोन करके बताते हैं कि आपके ब्लॉक से उठाकर छाप दिया गया। तो आपने अगर आधे पेज को छापा है तो 3000 से 2500 रोज बचत कर लिया अखबार के लोगों ने, लेकिन लेखक तक क्या पहुंचा? लेखक तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। तो ये जो सदाव्रत है और हमें लग रहा है कि हम बहुत कोई महान काम कर रहे हैं हिंदी में लिखकर, इससे बचना होगा जो भी इसमें शामिल है। और दूसरी बात ये कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हिंदी की स्थिति तब बेहतर होगी जब 1 महीने 1.5 महीने लगाकर कोई शोध लेख लिख रहा है और अगर वो अपने लिए उससे मानदेय की बात कर रहा है तो आप पैसा मांगते हैं। तो काम के लिए पैसा मांगना हिंदी में बहुत खराब और बुरी बात मानी जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजी, माफ कीजिएगा, अंग्रेजी को लेकर मैं इतना कठोर नहीं हो सकता हूं। मैं ये देखता हूं कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला हो, उसमें संवेदना की जमीन कितनी बची रह गई। आई लव यू से खूबसूरत क्या हो सकता है? तो भाषा का सवाल नहीं है। हम भाषा के नाम पर सिर्फ व्याकरण और वर्तनी नहीं बचा रहे हैं। हमारा ये है कि जो जिस भाषा में काम कर रहा है, हिंदी में काम कर रहा है, वो जीने लायक उस स्थिति में बना रह पाएगा या नहीं। अरुण जी, फाइनल कमेंट्स में क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी यहाँ एक दर्शक ने कहा कि इच्छा शक्ति, हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण और विकसित होती हुई भाषा है और हिंदी का साहित्य बहुत मजबूत है। सिर्फ इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप उसे ढूंढें, आपको मिलेगा। ऐसे ये कोई इतनी जल्दी हिंदी में ऐसा बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाता है। यहाँ की कुछ मजबूरियाँ हैं। अखबार भी यहाँ पर इतना वो सहयोग नहीं देते कि कुछ नया आया है तो वो उसको फटाफट पाठकों तक पहुँचाएं। इसलिए एक सबसे बड़ी कमजोरी ये आती है कि प्रचार, बाकी चीज़ें सब हैं हिंदी में और ये एक देश हमारा विकसित होता हुआ देश है। यहाँ पर जो हमारी भाषा है ये बहुत विकसित होती हुई चल रही है और
इतने कम समय में हिंदी ने इतना विकास किया है, ये तो गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साहब हिंदी को मरने तो नहीं देंगे लेकिन जीने भी नहीं देंगे, ये किसी ने कहा है। मरने वाली बात तो मुझे नहीं वाली बात, ये कुछ ज्यादा आपको लगता है तो ज्यादा यथार्थवादी या ज्यादा निराशावादी बात है? दोनों ही बातें होंगी। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदी की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। हम जब बात करते हैं तो चूंकि हिंदी के काफी व्यापक चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं, हिंदी में क्यों नहीं ऐसा साहित्य है जो ज्ञान से जुड़ा, विज्ञान से जुड़ा, ये एक अलग प्रश्न है। पर जो हिंदी का जो अभी हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं वो एक कस्बों में जो रहने वाले या गांव से जो लोग निकल करके आ रहे हैं, उनकी दिक्कत यह है कि वो अगर हिंदी के माध्यम से पढ़ करके भी आते हैं 12वें दर्जे तक बच्चे, तो जैसे ही वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में मार खा जाते हैं। तो बहुत अच्छे मेधावी बच्चे जो हैं इसमें मार खाते हैं। दूसरी हिंदी की जो समस्या है वो पैन इंडियन हिंदी की है, क्योंकि हिंदी सारे भारत की एक भाषा के रूप में बन रही है, तो हिंदी में भाषा के शब्दों को लेकर। तीसरी बात यह है कि दुनिया में भाषाएं सामान्यतः हिंदी नहीं अंग्रेजी भी सब में गिरावट है या कहिए मिलावट आ रही है, और आने वाले समय में हमको 2 या 3 भाषाएं बोलने के और जानने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोप में भी ऐसा ही हो रहा है। जी, फाइनल कमेंट्स संक्षेप में। जी, मैं तो यही कहूँगी कि भाषाएं अनेक आनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, आनी ही चाहिए। सही बात है। मगर जहाँ तक हिंदी का सवाल है, ये जो भावना के बल पर कोई भाषा जीवित नहीं रहती। भाषा जीवित रहती है क्योंकि वो कारोबार की भाषा होती है। और ये आपने बिल्कुल ठीक, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हिंदी में बोलकर लिखकर, हम चाहते हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। मगर मैं तो 40 साल से लिख रही हूँ, उसमें कभी इतना पैसा नहीं आया कि उसके बूते पर उस पर जी सकूँ। तो अगर कोई वो आप सिर्फ भावना के बल पर उसको जिंदा नहीं रख सकते। इंटरनेट की भाषा बनेगी, सब कुछ होगा, मगर तभी होगा जब उससे पैसा आएगा। बिल्कुल। नकवी साहब, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए 2-3 बातें बहुत छोटी-छोटी मैं कहूँगा। एक कि ये भ्रांति है कि साहब हिंदी में हम काम करते तो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो अंग्रेज़ी कारोबार की भाषा, पूरी दुनिया में आप चीनी हो, आप जापानी हो, आप जर्मन हो, आप फ्रेंच हो, जो भी हो, अंग्रेज़ी के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहाना गलत है कि साहब अंग्रेज़ी आपको ज़बरदस्ती, अंग्रेज़ी के साथ जैसे दूसरे लोग चीनी जापानी वो अपनी भाषा सीखते हैं, आप हिंदी से में काम करें, हिंदी करें। एक दूसरी, हिंदी में क्यों बड़ा बना नहीं ज्ञान का ये वो कारण एक ही है कि साहब जो तैयार किया गया ना वो सब अनुवाद किया गया, और शब्द जो बनाए गए वो ऐसे अनुवाद के शब्द बनाए गए कि उन शब्दों का अर्थ बिना अंग्रेजी का जो मूल शब्द है उसको सामने रखे आप समझ ही नहीं सकते कि भाई ये किसके लिए अनुवाद किया गया, तो शब्द गढ़े नहीं गए। तीसरी जो बड़ी बात है कि हिंदी वालों ने हिंदी वालों को हीरो कभी नहीं बनाया। समझ रहे हैं, सबसे बड़ी जो बात यह है कि हिंदी वालों ने, अंग्रेजी ने चेतन भगत कर दिया, अंग्रेजी ने XYZ कर दिया, हिंदी ने किसको बनाया? नहीं बनाया। अपने लोगों की कदर नहीं करते। मूल समस्या ये। संक्षेप में। जी बिल्कुल, मैं समाधान है नौकरियों की भाषा। UPSC 10 परीक्षाएं लेती है, सिर्फ एक परीक्षा में अपनी भाषाओं का वो है। 60 साल से 9 परीक्षाओं में क्यों हिंदी नहीं है? बच्चों का जवाब ये था। कर्मचारी चयन आयोग, हिंदी प्रादेशिक भाषाएं गायब हैं, बच्चे क्यों हिंदी पढ़ेंगे? बैंकिंग परीक्षाएं, लॉ कॉलेज खुले हैं, परीक्षा किस में होती है? IIT की परीक्षा, कैट। आप हिंदी के किस भ्रम में बैठे हुए हैं? किन आंकड़ों पे बात कर रहे हैं आप? इसलिए जैसे ही आप नौकरियों की भाषा कर देंगे, उससे शिक्षा में और विश्वविद्यालय में आ जाएगी। हिंदी का भविष्य 10 साल में बदल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि नई सरकार ने पिछले साल सिविल सर्विसेज में जो प्राइमरी स्टेज पर अंग्रेजी को हटा के वो किया है, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं यहाँ पे अपनी बात करता हूँ। जी, और हमें लगता है ये शुरुआत यहीं पे रुकेगी नहीं, ये शुरुआत है और यहाँ से आगे बढ़नी चाहिए। और जो बात अभी नकवी साहब ने की थी कि हिंदी वाले ही हिंदी वालों को हीरो नहीं बनाते, तो हीरो बनाना बहुत ज़रूरी है और भाषा को, हिंदी भाषा को रोज़गार की भाषा बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ सुझाव हैं जो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।